जो इंटरएटॉमिक स्पेसिंग होती हैं या उनके थ्रू एटम्स क्या करते हैं, वो छोटे एटम्स वो डिफ्यूज़ करके आगे चले जाते हैं। मीन कि ये एटम यहाँ से डिफ्यूज़ करके इधर आ जाएगा। तो इसी तरीके से जिस यहाँ नज़र आ रहा है कि पहले ये एटम यहाँ पर था, ये डिफ्यूज़ करके इधर आ गया यहाँ, और फिर मे बी कि ये डिफ्यूज़ करके इधर चला जाए, फिर इधर चला जाए। इस तरह ये आगे चलता रहेगा कि अगर ये राइट को डिफ्यूज़ कर रहा है तो कोई और इम्प्योरिटी आइटम आ जाएगा इंटरस्टिशियल, वो भी आगे डिफ्यूज़ होता रहेगा इसमें। इसके बाद जो मैंने दो और बताई थी, ग्रेन बाउंड्री डिफ्यूजन, हमने देखा था कि ग्रेन बाउंड्रीज़ में भी बहुत ज़्यादा एक बहुत मेजर डिफेक्ट होता है। उसमें एटम्स के बीच में स्पेसिंग किसी का बहुत ज़्यादा होती है, किसी का कम होती है, तो उसमें भी एटम इजीली ग्रेन बाउंड्रीज़ के थ्रू डिफ्यूज़ कर देते हैं। मीन कि जहाँ जहाँ बाउंड्री होगी वहाँ बाउंड्री के अंदर एटम जो है वो मूव करते रहेंगे। जिस तरह अगर दो रूम्स के बीच में वाल है तो वाल के अंदर एटम्स जो हैं वो मूव करते रहेंगे। तो वाल का मतलब यहाँ ग्रेन बाउंड्री है जिसमें जगह ज़्यादा एम्प्टी होगी। तो वो ग्रेन बाउंड्री डिफ्यूजन का फिनोमेना थोड़ा फास्ट होता है एज़ कम्पेयर टू वैकेंसी डिफ्यूजन एंड इंटरस्टिशियल डिफ्यूजन। और जो लास्ट वन है वो सरफेस डिफ्यूजन है। सरफेस डिफ्यूजन सरफेस के ऊपर होती है, तो उसमें ज़्यादा सरफेस है, एक साइड तो बिल्कुल एम्प्टी है, तो सरफेस डिफ्यूजन ज़्यादा फास्ट होती है इन सब में। चलिए अभी हम देखते हैं कि जो पहले हम डिस्कस कर चुके थे, जिस तरह इसमें किस तरह एटम जो है वो यहाँ से डिफ्यूजन का फिनोमेना होता है और कंसंट्रेशन कैसे चेंज होती है। तो अब इस तरह थोड़ा सा इसको एटॉमिक लेवल पे देख लेते हैं। लाइक कि वो हम एग्जांपल ले रहे हैं कि ये हमारे पास कॉपर है, इस तरफ कॉपर है और इस तरफ निकल है, ये सारे। तो बीच में अगर इसको मैं बाउंड्री से अलग कर दूँ, ठीक है, तो इधर 100% कॉपर, इधर 100% निकल, तो इसका कंसंट्रेशन प्रोफाइल ये बनेगा कि ये 100% कॉपर, ये कॉपर की बात कर रहे हैं हम। और फिर इस लाइन से आगे देखें तो 0% कॉपर, या बात करें बिफोर डिफ्यूजन, अभी डिफ्यूजन स्टार्ट नहीं हुई। तो अब ये होगा कि लेट्स सी कि हम इस देखिए यहाँ पर वैकेंसी है। अब देखते हैं वैकेंसी डिफ्यूजन से ये किस तरह डिफ्यूज़ करते हैं एटम एक दूसरे के अंदर, वो हम देखना चाह रहे हैं। तो ये वैकेंसी है, इसको फिल करने के लिए मे बी कि ये वाला एटम, वैसे इनमें से कोई भी आ सकते हैं, लेकिन हम देख सकते हैं कि अगर ये वाला एटम अगर इधर आ जाए तो फिर डेफिनेटली वैकेंसी इधर क्रिएट हो जाएगी। ये मैंने रेड कलर में मार्क कर रहा हूँ। अब वैकेंसी, ये एटम तो फिल हो जाएगी जगह, क्योंकि ये वाला एटम राइट को मूव करेगा तो वैकेंसी इधर फिल हो जाएगी। अब इसको फिल करने के लिए ये वाला एटम इधर मूव करेगा। तो इट मीन्स कि ये जो हम लेट्स से कि ये पहला एटम हो गया जो निकल में डिफ्यूज़ हुआ, ठीक हो गया। अब इधर वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी, इसको फिल करने के लिए ये एटम इधर आ जाएगा और फिर वैकेंसी इधर क्रिएट हो जाएगी, और इस वैकेंसी को क्रिएट करने के लिए ये एटम लेफ्ट साइड में आएगा। तो ये वो निकल का पहला एटम हो गया जो इधर मूव हो गया। तो पहले हम मीन की डिफ्यूजन से पहले ये था कि ये सारा इधर दोनों मिलकर सेपरेट थे, इसके लेफ्ट और राइट पे कोई एटम, इधर सारा निकल था, इधर सारा कॉपर है, इधर सारा निकल था। लेकिन अब ये हुआ है कि अब मैंने देखा था कि ये एटम इधर आ गया था, ये वाला एटम कॉपर का इस जगह पर आ गया था, और ये वाला निकल का एटम यहाँ आ गया था। इस तरीके से ये फर्दर प्रोसेस चलता रहेगा। लाइक कि ये नीचे भी ये देख लें कि ये अगर वैकेंसी यहाँ पर है तो ये एटम लेफ्ट को मूव करता है, इसको फिल करने के लिए निकल का एटम यहाँ आता है, ठीक हो गया। तो ये निकल का एटम बन जाएगा, ये वाला। और जब इधर वैकेंसी क्योंकि ये एटम इधर मूव कर गया था, तो इस जगह जो वैकेंसी क्रिएट हुई थी उसको फिल करने के लिए ये एटम नीचे आया और इधर वैकेंसी क्रिएट होगी। अब इसको फिल करने के लिए ये एटम राइट साइड पे मूव हुआ, तो इधर कॉपर आ जाएगा। मीन कि ये कॉपर हो गया निकल के अंदर, और ये जो पहले निकल आ गया था कॉपर के अंदर। तो ये फाइनल हमारे पास शेप बनेगी, मुझे नीचे नज़र आ रही है। जिससे मैंने देखा था ना कि ये कॉपर का एटम इधर आ गया था, तो ये कॉपर वो वाला हो गया, ये वाला, ठीक है। और ये निकल एक इधर आ गया था, वो ये वाला हो गया। फिर इधर से एक निकल का एटम ये वाला इधर गया था, वो ये वाला हो गया। तो इस तरीके से ये प्रोसेस आगे चलता रहता है। और मीन के कॉपर राइट को डिफ्यूज़ करती रहेगी और निकल लेफ्ट को डिफ्यूज़ करती रहेगी, और इस तरीके से कॉपर की कंसनट्रेशन जो यहाँ 100% थी वो कम हो जाएगी, ठीक है। जब अब इस ये डॉटेड लाइन है, ये इस सेंटर को शो कर रही है, ये जो बाउंड्री को, ठीक है। और इसको अगर मैं यहाँ कंटिन्यू कर दूँ तो पहले देखेंगे अब इधर कॉपर ज़्यादा है, इधर कॉपर, जैसे जैसे अब इधर मूव करते जाएंगे कॉपर कम होता जाएगा, जैसे जैसे अब इधर मूव करेंगे इधर निकल ज़्यादा है, इधर निकल कम होता जाएगा। ये डिफ्यूजन का फिनोमेना चलता रहेगा, मीन के कॉपर इधर मूव करता रहेगा, डिफ्यूजन इधर, जब तक कि दोनों जो है वो बैलेंस ना हो जाए। और बैलेंस इस वक्त होंगे कि जब पूरे मटेरियल के अंदर दोनों की कंसंट्रेशन इक्वल हो जाए।
इक्वल मीन के 50-50%, दैट इज़ इसके पूरे मटेरियल में देखें कि 50% कॉपर और 50% निकल। तो ये हमारे पास फाइनल ये आ जाएगी ये रेड लाइन। स्टार्ट में ये थी, स्टार्ट में देखें ये कॉपर ये था 100%, इधर ज़ीरो था, लेकिन अब क्या हुआ कि अब ये हुआ कि ये देखेंगे ये 50-50%। इस पूरे मटेरियल में अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो ऑन दी एवरेज कॉपर 50% होगी, और अगर आप निकल को भी देखेंगे तो वो भी 50% होगी, और उस वक्त ये स्टेबल हो जाएंगे। इट डज़ नॉट मीन कि डिफ्यूजन रुक जाएगी, डिफ्यूजन होती रहेगी, लेकिन वो जितने किसी एक तरफ कॉपर अगर राइट को जितने मूव करेंगे उतने ही कॉपर लेफ्ट को मूव करेंगे, तो दोनों बैलेंस हो जाएंगे। अच्छा, अब डिफ्यूजन की कुछ एप्लीकेशंस हैं, लाइक ये यूज़ होता है ये गेयर सिस्टम में, जिस तरह ये फिगर में नज़र आ रहा है ये गेयर्स जो है, और इसके अलावा और मटीरियल्स की सरफेस को हार्डन करने में, इसके अलावा सेमीकंडक्टर मटीरियल्स में डोपिंग के लिए यूज़ भी करते हैं, डोपिंग के लिए भी यूज़ करते हैं डिफ्यूजन। और काफ़ी एप्लीकेशन है, जिस तरह ऑक्सीडेशन होती है उसमें भी ऑक्सीजन के एटम डिफ्यूज़ करते हैं। आयरन में तो वो आयरन ऑक्साइड बन जाता है, इस तरह एल्यूमिनियम में करते हैं तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन जाता है ऊपर। तो अब इसके हम एक एग्जांपल देख लेते हैं, ये वाली गियर वाली। गियर में बेसिकली होता है कि ये गियर एक दूसरे को ड्राइव करते हैं, मीन कि अगर ये गियर है ये मोटर के साथ या किसी इंजन के साथ है, तो ये अगर ये चलेगा तो ये बाकी गियर्स को ड्राइव कराएगा। ड्राइव कैसे कराएगा? ये अपने टीथ के थ्रू। तो इसका मतलब है कि इसमें जो ज़्यादा प्रेशर पड़ता है वो टीथ पे पड़ता है, तो ये टीथ जो है गियर के, ये टीथ ये वाले ये मज़बूत होने चाहिए। उसके लिए जो है वो एक डिफ्यूजन की एक फिनोमेना यूज़ करते हैं, जिसको हम डिफरेंट उसमें एटम्स को डिफ्यूज़ करवाते हैं इसमें। तो इस एग्जांपल में हम देखते हैं कि हम कार्बन को डिफ्यूज़ करवा रहे हैं, कार्बन के एटम्स को डिफ्यूज़ करवा रहे हैं। उस जो भी जो अलाई थी, जिस अलाई का ये गियर था, उसकी सरफेस के अंदर हम कार्बन के एटम्स को डिफ्यूज़ करवाएंगे। जिस तरह ये स्टील की अगर है, तो स्टील की सरफेस को हार्डन करने के लिए हम कार्बन को डिफ्यूज़ करवाएंगे। उसमें ये करते हैं कि ये चैम्बर में हम एयर को निकाल के कार्बन को इंट्रोड्यूस करवा लेते हैं। ये टेम्परेचर इसका बहुत ज़्यादा हाई होता है, सच दैट कि जो कार्बन है वो गैस फॉर्म में है। मतलब ये पूरा ये गियर जो है, ये आपको नज़र आ रहा है, ये पूरा गियर है, और ये बाकी सारी कार्बन एटमॉस्फेयर है, इनके कार्बन सारी कार्बन है गैस फॉर्म में और हाई टेम्परेचर पे। तो ये कार्बन के एटम इसके अंदर यहाँ डिफ्यूज़ करेंगे इस गियर के अंदर। तो जिससे यहाँ फिगर में नज़र आ रहा है कि इसका एक गियर का ना छोटा सा पोर्शन यहाँ काट के आपको दिखाया गया है कि इसमें जो डार्क कलर है ये वो पोर्शन है जहाँ जहाँ कार्बन डिफ्यूज़ हुई है। मतलब यहाँ कार्बन नहीं है, यहाँ डिफ्यूज़ हुई है, और हमने सिर्फ सरफेस पे डिफ्यूज़ करनी ताकि इसके ये टीथ मजबूत हो जाए, हार्डनेस बढ़ जाए इनकी, और ये जल्दी ख़राब ना हो। जब ये गियर ड्राइव कराएंगे एक दूसरे को यहाँ पर, तो ये डेफिनेटली इनके गियर जल्दी ख़राब होते हैं, ये टीथ जल्दी ख़राब होते हैं, सॉरी वो डैमेज हो जाते हैं। तो इसकी लाइफ बढ़ाने के लिए यहाँ पर हमने कार्बन डिफ्यूज़ कराया ताकि ये स्ट्रांग हो जाए। तो ये जो डार्क कलर की लेयर है सारी ये ऊपर, ये जहाँ जहाँ कार्बन डिफ्यूज़ हुई है, और ज़्यादा अंदर नहीं हुई, क्योंकि डिफ्यूजन का फिनोमेना डेफिनेटली सॉलिड में बहुत कम होता है। तो अगर हमने थ्रू आउट इसमें डिफ्यूजन करानी तो इसकी बहुत ज़्यादा टेम्परेचर और बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए होता है, क्योंकि मोस्टली करते नहीं है। अच्छा, अब हम देखते हैं वैकेंसी डिफ्यूजन। थोड़ा सा हम इसको पहले भी देख चुके हैं कि ये अगर जहाँ वैकेंसी है तो एटम ये इधर डिफ्यूज़ करेगा, ठीक है। तो इसको थोड़ा एनर्जी पॉइंट ऑफ व्यू से देख लेते हैं कि अगर ये इधर डिफ्यूज़ करेगा तो इसको यहाँ पर यहाँ से यहाँ मूव करने के लिए एनर्जी चाहिए होगी। इसी तरीके से अगर इंटरस्टिशियल एटम है तो वो यहाँ से जब मूव करके इधर आएगा तो उसको भी एनर्जी चाहिए होगी। इन दोनों में जो है वो वैकेंसी डिफ्यूजन के लिए दो होते हैं, एक वैकेंसी डिफ्यूजन और एक इंटरस्टिशियल डिफ्यूजन। वैकेंसी डिफ्यूजन के लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है, क्योंकि ये एटम बड़े होते हैं। ये एटम यहाँ से आएगा, ये बॉन्ड्स ब्रेक करेगा, फिर मूव करके इधर आएगा। डेफिनेटली जब इस रीजन को क्रॉस करेगा तो बीच में इसको यहाँ पर इसको ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी इसको क्रॉस करने के लिए। तो ग्राफिकली देखिए अगर आप, तो यहाँ पर इसकी एनर्जी मिनिमम है, ये जो यहाँ नज़र आ रही है ये मिनिमम एनर्जी है इसकी। ये ग्राफ है एनर्जी वर्सेस पोजीशन डिस्टेंस। तो जब ये थोड़ा सा लेफ्ट को मूव करेगा तो इसकी एनर्जी बढ़ जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगी, और यहाँ पर एनर्जी इसकी मैक्सिमम होगी, ठीक है। और बिल्कुल जब यहाँ आ जाएगा तो एनर्जी मिनिमम होगी। मीन के इसने मूव करके यहाँ से यहाँ आना है, तो बीच में एक एनर्जी बैरियर है जिसको इसने क्रॉस करना है। अगर इसके पास इतनी एनर्जी होगी तो ये यहाँ से डिफ्यूज़ करके इधर आएगा, अदरवाइज़ नहीं आएगा। इस एनर्जी को क्यू वी का यहाँ पर नाम दीजिए इसमें, वी मीन वैकेंसी डिफ्यूजन। अच्छा, इसी तरीके से अगर इंटरस्टिशियल के लिए देखें तो इंटरस्टिशियल एटम क्योंकि वो स्मॉल होते हैं
और ये एटम के बीच में स्पेसिंग में इजीली डिफ्यूज़ कर जाते हैं, तो इनके लिए कम एनर्जी चाहिए होती है। लाइक ये जो डॉटेड ग्राफ है ये इंटरस्टिशियल डिफ्यूजन को शो कर रहे हैं। इसमें देखिए इतनी एनर्जी चाहिए इसको डिफ्यूज़ करने के लिए, ये वाली QI, और जबकि वैकेंसी डिफ्यूजन के लिए इतनी एनर्जी चाहिए थी। अच्छा, चलो नेक्स्ट लेक्चर्स में हम देखेंगे स्टेडी स्टेट डिफ्यूजन एंड नॉन स्टेडी स्टेट डिफ्यूजन। थैंक यू वेरी मच।